वेलकम दोस्तों। मूवी की शुरुआत में हमें गोदावरी नाम के एक ऐसे गांव के बारे में बताया जाता है जहां पुलिस तक जाने को डरती है। इस गांव के लोग सिर्फ अपने बनाए हुए कानून को मानते हैं। अगर कोई अपराध करता है तो उसे गांव की रीति रिवाज के हिसाब से सजा दी जाती है, जिसमें किसी को भी दखल देने की इजाज़त नहीं है। अब हमें उसी गांव की गुफा में 4 लोगों को दिखाया जाता है। दरअसल ऐसा कहा जाता है कि अगर ये रखे त्रिशूल पर कलावा बांधते समय अपने किसी भी दुश्मन का नाम लिया जाए तो उसका मरना तय है। इसलिए वो चारों लोग त्रिशूल पर कलावा बांधकर अपने सबसे बड़े दुश्मन रत्ना का नाम लेते हैं। लेकिन आखिर ये रत्ना है कौन, इसके बारे में हमें आगे पता चलेगा। अब हमें जेल के अंदर कैद रत्ना को दिखाया जाता है, जो जेल का सबसे बड़ा गुंडा है। जेल के सभी कैदी रत्ना के नाम से ही कांप जाते हैं। तब वहाँ वही चारों लोग आकर रत्ना से कहते हैं, देख तेरे नाम का कलावा हमने त्रिशूल पर बांध दिया है, साथ ही साथ हमें वो लड़की भी मिल गई है जो तेरी सबसे बड़ी कमजोरी है। तो अब तू बता, सीधे सीधे हमारे हाथों से मरना पसंद करेगा या उस लड़की को बचाते हुए मरेगा? जिस पर रत्ना कहता है, मुझे मौत से कोई डर नहीं लगता, मारना है तो अभी मार दो, लेकिन मरने से पहले मैं एक बार उससे मिलना चाहता हूँ ताकि उसे बता सकूं कि आखिर मेरा पास्ट क्या है। वो आज भी मेरे बारे में बिल्कुल अनजान है। अब हम एक लड़की को देखते हैं जिसके पास रत्ना की भेजी हुई एक डायरी होती है। उसी में रत्ना के बारे में सब कुछ लिखा था और अब मूवी उसी कहानी के हिसाब से आगे बढ़ती है, जहां हम रत्ना को देखते हैं उसके पीछे माला नाम की लड़की पड़ी होती है। असल में तो माला एक प्रोस्टिट्यूट है, लेकिन वो हमेशा रत्ना के साथ रहती है। अगर कोई दूसरा माला की तरफ आंख उठाकर भी देख लेता है तो रत्ना को बहुत गुस्सा आ जाता है। वही रत्ना माला के पैसे लेकर भाग रहा होता है ताकि उसे जुए में लगा सके। माला उसे रोकने की बहुत कोशिश करती है पर वो नहीं रुकता और सारे पैसे जुए में लगा देता है, पर भाग्य से वो जुआ जीत जाता है। तब अर्जुन नाम का आदमी जो रत्ना से पैसे हार चुका था, वो उससे कहता है, ये पैसे तो तुमने माला से लिया था, वो सब कुछ तुझे ही क्यों देती है, मुझे तो भाव तक नहीं देती, क्या तू मेरी उससे बात करवा सकता है? ये सुनकर तो रत्ना को बहुत गुस्सा आ जाता है। वो सीधे अर्जुन के हाथ में शराब गिराकर उसमें आग लगा देता है और उसे धमकाते हुए कहता है, जो चीज मेरी है उसके आसपास भटकने की भी सोचना मत, वरना तू सोच भी नहीं सकता मैं तेरा क्या हाल करूंगा। अगले सीन में रत्ना हिंदुस्तान यूनिलीवर कंपनी में डिलीवरी की जॉब शुरू कर देता है ताकि आगे से उसे माला से पैसे ना मांगना पड़े, जिससे अब धीरे धीरे उन दोनों की जिंदगी ट्रैक पर आने लगती है। पर उनकी ये खुशी अर्जुन से देखी नहीं जाती। माला जब घर पर अकेली होती है तब वहाँ अर्जुन आकर माला के मुंह पर पैसे फेंकते हुए कहता है, अपनी कीमत बताओ, मैं उतने पैसे तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ। ये सुनकर माला कहती है, चले जाओ वरना अच्छा नहीं होगा। पर तब भी अर्जुन के ना जाने पर वो उसके गले पर चाकू रख देती है। इसलिए अर्जुन अभी के लिए वहां से चला जाता है, लेकिन थोड़ी देर बाद वो रत्ना के ट्रक को रोककर उससे बाहर निकलने कहता है। अर्जुन वहां अपने उन 4 दोस्त को भी लेकर आया था जिन्होंने मूवी की स्टार्टिंग में त्रिशूल पर कवाला बांधकर रत्ना के मरने की प्रार्थना की थी। वो सभी यहाँ रत्ना से लड़ने आए होते हैं। ये देखकर रत्ना पूरे जोश में आ जाता है ताकि सभी को वो सबक सिखा सके। रत्ना उनकी ऐसी धुलाई करता है कि उनको नानी याद आ जाती है। पर इसी लड़ाई के दौरान मल्ली नाम का एक लड़का मारा जाता है। अगले सीन में रत्ना और उसका दोस्त बॉबी दोनों एक नदी के पास आते हैं जहाँ इलीगल तरीके से रेत की स्मगलिंग की जा रही थी। बॉबी बताता है ये सारा काम एमएलए राजू करवा रहा है, जिसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। हालांकि उसका नानाजी नाम का दुश्मन भी है, पर तब भी उसे राजू को कोई फर्क नहीं पड़ता। उनके बीच दुश्मनी तब पड़ी जब नानाजी ने राजू को अपनी पार्टी में शामिल होने का ऑफर दिया था। उस समय राजू तो उसकी पार्टी में शामिल हो गया, लेकिन बाद में जब उसे दूसरी पार्टी की तरफ से एमएलए की सीट ऑफर हुई तो उसने नानाजी की पार्टी छोड़ दिया और किस्मत से वो एमएलए भी बन गया। अब नानाजी भी राजू के सामने कुछ नहीं कर सकता। नानाजी हमेशा चुनाव में अपने सबसे अच्छे कैंडिडेट को राजू के खिलाफ उतारता है, लेकिन सभी हार जाते हैं। ये सुनकर रत्ना कहता है, राजू के पास पैसा और पावर दोनों हैं, तो उसकी चमचागिरी करने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है। जिसके बाद अगले ही दिन वो राजू से मिलने चला जाता है ताकि वो राजू के साथ शामिल होकर उसके स्मगलिंग के धंधे को बढ़ा सके, जिससे राजू को काफी फायदा होगा। इसलिए राजू रत्ना को अपनी टीम में शामिल कर लेता है। अगले सीन में रत्ना को राजू के कुछ गुंडे दिखाई देते हैं जो कहीं जा रहे होते हैं। रत्ना उनसे पूछता है कि तुम कहाँ जा रहे हो, जिस पर उनमें से एक कहता है, कल रात मेरे पिता और उनके दोस्त चोरी करने गए थे, लेकिन वहां हुई हाथापाई में मल्ली नाम का लड़का मारा गया, इसलिए उसकी पत्नी ने उन सभी को जेल में बंद करवा दिया। ये सुनकर रत्ना को याद आता है कि ये मल्ली तो वही इंसान है जो अर्जुन के साथ हुई लड़ाई के दौरान मारा गया था। इसलिए वो तुरंत राजू के पास आकर कहता है, देखो बॉस, हमें हमारे स्मगलिंग के बिजनेस को और बढ़ाना चाहिए, जिसके लिए हमें अच्छे गुंडों की जरूरत पड़ेगी। मेरी नजर में 4 ऐसे गुंडे हैं जो हमारे बिजनेस को काफी ऊंचाई पर ले जा सकते हैं, लेकिन अभी वो जेल में है। कम से कम 5 लाख लगेंगे उन्हें छुड़ाने में। आप कहो तो हम उन्हें छुड़ा कर अपनी टीम में शामिल कर लें। जिस पर राजू मान जाता है और फिर रत्ना उन्हीं चारों को जेल से बाहर निकालता है।
जिन्होंने उसके नाम के कलावे बांधे थे। वो चारों भी रत्ना के साथ मिलकर राजू के स्मगलिंग के बिजनेस को और ज्यादा बढ़ा देता है और फिर इस तरह से रत्ना राजू का राइट हैंड बन जाता है। अगले दिन रत्ना को रास्ते में एक गाड़ी दिखाई देती है जिसका एक्सीडेंट हो चुका था। उस गाड़ी में बुज्जी नाम की एक लड़की घायल अवस्था में पड़ी थी। रत्ना की नजर जैसे ही उस पर पड़ती है वो उसका दीवाना हो जाता है। उसे तुरंत गाड़ी से बाहर निकालकर हॉस्पिटल पहुंचाता है ताकि उसका इलाज हो सके। साथ ही बुज्जी कोई और नहीं बल्कि नाना जी की ही बेटी है। अब इस बारे में जब रत्ना को पता चलता है वो नाना जी की जमीन पर कब्जा कर लेता है ताकि नाना जी से मिलकर वो बुज्जी को देख सके। और अपनी जमीन पर कब्जा करने की वजह से नाना जी तुरंत रत्ना को वहां बुलाता है और उससे कहता है, देखो तुमने मेरी जमीन पर कब्जा किया है, अब इसके बदले तुम्हें मुझे 5 करोड़ देने होंगे। और जहां तक मैंने तुम्हारे बारे में जानकारी निकाली है, तुम राजू के साथ काम करते हो, मैं तुम्हें एक ऑफर देता हूँ। अगर तुम मेरी टीम में शामिल होकर राजू के सामने चुनाव लड़ने के लिए तैयार हो जाओ तो मैं तुम्हें एमएलए की सीट दे दूंगा, जिससे यहाँ के अगले एमएलए तुम बन जाओगे। ये सुनकर तो रत्ना राजू को धोखा देने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि उसे तो बुज्जी पसंद आ चुकी थी। वो नाना जी के साथ रहकर बुज्जी से नजदीकियां बढ़ाना चाहता है। अब 5 करोड़ का बंदोबस्त करने के लिए रत्ना उन चारों के साथ मिलकर राजू का ही अपहरण कर लेता है और राजू के सामने ऐसा प्रिटेंड करता है कि उसके साथ साथ रत्ना का भी अपहरण हो गया है और सभी को चुराने के लिए 5 करोड़ लगेंगे। इसलिए डर के मारे राजू 5 करोड़ रुपए दे देता है। अब रत्ना वो 5 करोड़ रुपए नाना जी को लाकर दे देता है तो वही राजू सीधे पुलिस स्टेशन जा चुका था। वहां आकर वो शिकायत करता है कि जहां तक मुझे लग रहा है किसी अंदर वाले ने ही मेरे साथ ऐसी हरकत की है। आपको जल्दी से जल्दी उस इंसान का पता लगाना होगा जिसने मुझसे 5 करोड़ रुपए लूट लिए। दूसरी तरफ बुज्जी रत्ना के पास आकर उससे कहती है, तुम तो बहुत ही बुरे इंसान निकले, तुमने हमारी ही जमीन पर कब्जा कर लिया। लेकिन रत्ना कहता है, तुम मुझे गलत समझ रही हो, मैंने वो जमीन अपने फायदे के लिए नहीं बल्कि उन गरीब परिवार के लिए ली जिनके घर बाढ़ में डूब गए। रत्ना यहाँ बुज्जी को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा होता है, जिसमें वो कामयाब भी होता है, क्योंकि उसका गरीबों के प्रति ऐसा बर्ताव देखकर बुज्जी उससे इम्प्रेस हो जाती है और ऐसे ही करते हुए उन दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ने लगती है। अगले सीन में नाना जी के पार्टी वाले राजू के घर आकर झगड़ा करने लगते हैं, क्योंकि शहर के बीच लगी नाना जी के पिता की मूर्ति का सर किसी ने अलग कर दिया था। नाना जी और उनकी पार्टी वालों को लग रहा होता है कि ये काम राजू और उसके गुंडों का है, इसलिए वो वहाँ इसी चीज का जवाब मांगने आए होते हैं। नाना जी राजू से कहता है, एमएलए की सीट संभालते संभालते थक गए होंगे तुम, कोई बात नहीं, इस बार मैंने अपने सबसे खास बंदे को इलेक्शन में खड़ा किया है जो मेरी पार्टी को जीत दिलाएगा। जानना नहीं चाहोगे तुम्हारे सामने मैंने किसको खड़ा किया है? खैर मैं ही बता देता हूँ, वो बंदा कोई और नहीं तुम्हारा राइट हैंड रत्ना है। ये सुनकर तो राजू को सदमा लग जाता है, जिसके बाद पुलिस वाला राजू को बताता है तुम्हारा अपहरण भी रत्ना ने ही अपने गुंडों के साथ मिलकर करवाया था। जिससे तो राजू गुस्से से आग बबूला हो जाता है कि मैंने आस्तीन के सांप को पाल के रखा था जो मुझे ही काट कर भाग निकला। अब रत्ना राजू के साथ काम करके उससे जो कुछ पैसे कमाए थे उन्हीं पैसों से गाँव के लोगों में जरूरत की चीजें बंटवा कर सभी को अपने साथ मिला लेता है, जिससे इस बार का इलेक्शन में जीत रत्ना की ही होती है और वह राजू की जगह गाँव का एमएलए बन जाता है। अब इलेक्शन जीतने के बाद बुज्जी नाना जी से कहती है, मैं रत्ना से प्यार करती हूँ और उससे शादी भी करना चाहता हूँ। लेकिन नाना जी उसे एक जोरदार थप्पड़ लगाकर साफ इनकार कर देता है। ये सुनकर रत्ना बुज्जी से कहता है, आज तुम्हें अपने पिता या मुझ में से किसी एक को चुनना होगा। अगर मुझसे प्यार करती हो तो मेरे साथ चलो। तब बुज्जी रत्ना को चुनते हुए अपने पिता के सामने से ही रत्ना के साथ चली जाती है और फिर रास्ते में उससे कहती है, तुम पक्का गरीब लोगों के लिए अच्छा सोचते हो ना, और वो ज़मीन भी बाढ़ वाले लोगों के लिए ही ली है ना। तुम्हारी इसी साफ नीयत पर भरोसा करके मैं तुम्हारे साथ आई हूँ। जिस पर रत्ना उसे हाँ में जवाब देता है, लेकिन वो तो असल में कभी ऐसा नहीं करने वाला था। वो तो बस बुज्जी से शादी करने के लिए ऐसा कह रहा था। उसका बस चले तो जिस जगह गाँव वाले अभी रह रहे वो ज़मीन भी हड़प ले, क्योंकि रत्ना को खुद से ज़्यादा किसी से प्यार हो ही नहीं सकता। अब नाना जी रत्ना के पास आकर उससे कहता है, लाओ मेरी ज़मीन मुझे वापस करो जिस पर तुम कब्जा करते जा रहे हो। रत्ना के मना करने पर नाना जी सबके सामने रत्ना को थप्पड़ मार देता है। ये देखकर तो रत्ना को इतना गुस्सा आता है कि उसका कोई ठिकाना नहीं। वो सोचता है कि इसकी इतनी हिम्मत कि एक एमएलए पर हाथ उठाए। वो भी गुस्से में नाना जी को ऐसा जोरदार थप्पड़ मारता है कि एक ही थप्पड़ में नाना जी की जान चली जाती है। अब नाना जी के अंतिम संस्कार में राजू आता है, जो बुज्जी से कहता है, मेरी नाना जी से दुश्मनी थी लेकिन मैं कभी भी उन्हें जान से मारना नहीं चाहता था। तुमने अपने आंखों पर पट्टी बांधकर ऐसे शैतान पर भरोसा किया है जो किसी का नहीं। तुमने उससे शादी तो कर ली लेकिन एक दिन वो तुम्हें भी धोखा दे देगा। अब ये सब देखकर बुज्जी रत्ना के खिलाफ पुलिस में शिकायत कर देती है, इसलिए रत्ना को नाना जी की हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया जाता है। तब अर्जुन राजू से मिलकर एक प्लान बनाता है कि हमें रत्ना को जेल में ही मारना होगा। इसलिए सारे पुलिस वाले राजू के कहने पर पुलिस स्टेशन से चले जाते हैं और फिर वहाँ गुंडे आकर रत्ना की जान लेने की कोशिश करते हैं। उन्होंने काफ़ी गहरे घाव रत्ना को दिए थे। ऐसा लग रहा था कि रत्ना अब नहीं बचेगा, पर
रत्ना इतनी आसानी से थोड़ी ना मरने वाला था। वो दोबारा खड़ा होकर सारे गुंडों की वहीं पर जान ले लेता है, जिसके बाद वो राजू के घर आकर उसका गला घोटते हुए उसे भी मारने की कोशिश करता है। बुज्जी उसे रोकने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वो नहीं सुनता, इसलिए मजबूरन बुज्जी रत्ना को शूट कर देती है, जिससे रत्ना बेहोश होने लगता है। रत्ना के वही 4 गुंडे जो उसे अपना भाई मानते थे, वो तुरंत उसे उठाकर हॉस्पिटल ले जाने लगते हैं, जहाँ रास्ते में रत्ना कह रहा होता है, मैंने बुज्जी की गोली इसलिए खाई क्योंकि मेरी ही वजह से उसके बाप की जान गई। इसका मुझे बहुत गिल्ट था, आज उसके हाथों गोली खाने से मेरा गिल्ट खत्म हो चुका है। इतना कहकर वो दोबारा बेहोश हो जाता है। अब हॉस्पिटल में माला बुज्जी से कहती है, रत्ना पहले ऐसे नहीं था, उसके साथ बहुत सी ऐसी बुरी चीजें हुई जिसने उसे बदलने पर मजबूर कर दिया। इन सब का जिम्मेदार भी कोई और नहीं बल्कि तुम्हारे ही पिता नाना जी थे। जिसके बाद मूवी पास्ट के समय पर मुड़ जाती है, जहां हम रत्ना के पिता रमेश को देखते हैं। रमेश बहुत अच्छा इंसान होता है, वो गांव के सभी लोगों को अपने परिवार की तरह मानता है और ज़रूरत पड़ने पर उनकी मदद भी करता है। ऐसे ही एक दिन जब इलेक्शन होने वाला था, तब नाना जी, जिसने अभी इलेक्शन में राजू को खड़ा किया है, उसे लग रहा होता है कि राजू इलेक्शन नहीं जीत पाएगा, क्योंकि ओपोजिशन राजू से कहीं ज्यादा ताकतवर था और लोग भी उसी के सपोर्ट में थे। इसलिए नाना जी चीटिंग करते हुए रमेश से कहता है, सारे बैलेट पेपर नदी में फेंकाओ ताकि हमारा ऑपोजिशन ना जीत सके। लेकिन रमेश यहाँ चालाकी दिखाते हुए उन सारे बैलेट पेपर को नदी में फेंकने के बजाय इलेक्शन ऑफिसर को दे आता है और गांव वालों से कहता है, हर बार चीटिंग से नाना जी की सरकार बनती है, लेकिन इस बार ईमानदारी से सरकार बनेगी। अब देखते हैं कौन जीतता है, जो जीतेगा वो अच्छे से इस गांव को चलाएगा। अब इस चीज से तो नाना जी एकदम गुस्सा हो चुका था। वो अपने गुंडे पुलिस वालों से कहकर गांव के सभी मर्दों को उठवा लेता है और उन्हें बहुत मारता है। ये देखकर गांव की सारी महिला रमेश पर ही भड़कने लगती है कि ये सब तुम्हारी गलती है, भले से गांव में विकास नहीं होता, लेकिन नाना जी का जीतने पर हमारे पतियों को उठाकर तो नहीं ले जाया जाता, अब इसकी भरपाई कौन करेगा। तब नाना जी सारे लोगों को जेल से बाहर निकालता है और उन्हें रमेश के खिलाफ भड़काता है कि उसकी वजह से आप सभी को इतनी परेशानियां उठानी पड़ी। ये सुनकर सारे गांव वाले गुस्सा हो जाते हैं। उनका गुस्सा इतना बढ़ चुका था कि वो सभी रमेश को मारने की तैयारी कर लेते हैं। उन्होंने तो रमेश को एक जगह बांधकर उसे जिंदा जलाने तक का भी बंदोबस्त कर लिया। पर मरने से पहले रमेश रत्ना से कहता है, मैं सिर्फ तुम्हारे हाथों से मरना चाहता हूँ, अगर तुम मुझे अपना पिता मानते हो तो ये काम जरूर करोगे। उन्होंने ऐसा इसलिए कहा कि ये करके रत्ना का दिल पत्थर का बन जाएगा, क्योंकि लोगों के साथ अच्छा करके रमेश को उसकी सजा मिल गई। उसके बेटे के साथ ऐसा ना हो, इसलिए रत्ना अपने पिता के कहने पर उन्हें जिंदा जला देता है। अब प्रेजेंट टाइम पर जैसे ही इस बारे में बुज्जी को पता चलता है, वो अपना केस वापस ले लेती है और रत्ना से वादा भी लेती है कि वो आज के बाद कभी लड़ाई झगड़ा नहीं करेगा, जिस पर रत्ना मान जाता है। तब बुज्जी उसे खुशखबरी देते हुए कहती है कि मैं माँ बनने वाली हूँ। ये सुनकर तो रत्ना एकदम खुश हो जाता है और वक्त के साथ साथ उसका पत्थर दिल मोम बनने लगता है। अगले सीन में राजू का बेटा रंगा विदेश से वापस इंडिया आता है। वहां आने के बाद जैसे ही उसे पता चलता है कि रत्ना की वजह से उसके पिता को 5 करोड़ का नुकसान हुआ और उनके एमएलए की गद्दी भी छीन गई, वो रत्ना को गुस्सा दिलाने के लिए बुज्जी का अपहरण कर लेता है। लेकिन थोड़ी देर बाद वो उसे एक चौराहे पर छोड़ देता है। रत्ना को लग रहा था कि ये काम नाना जी के गुंडों का है, इसलिए वो अपने आदमियों को उन्हें मारने भेज देता है। और असल में यही तो रंगा का प्लान था कि 2 ग्रुप को आपस में लड़ाकर रत्ना और उसके सभी गुंडों का खेल खत्म करवा सके। लेकिन तब बुज्जी रत्ना से कहती है, देखो कुछ करने की जरूरत नहीं है, उन्हें जाने दो, हर चीज का हल लड़ाई नहीं होता। बुज्जी के इतने समझाने पर रत्ना मान जाता है और नाना जी के आदमियों को छोड़ देता है, जिससे तो रंगा का पूरा प्लान चौपट हो चुका था। अब कुछ दिनों बाद बुज्जी को बेटा पैदा होता है, जिस खुशी में रत्ना पूरे गांव में पैसे की बारिश कर देता है। ये सब देखकर तो राजू को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि रत्ना मेरे पैसे उड़ा रहा है, लेकिन रंगा कहाँ चुप बैठने वाला था। वो अपने पिता से कहता है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मेरे पास उसके लिए भी एक जबरदस्त प्लान है। जिसके बाद वो अर्जुन को ही अगले इलेक्शन में रत्ना के सामने खड़ा कर देता है और इलेक्शन से पहले वो रत्ना के घर पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की रेड पड़वा देता है, जो सभी रत्ना का सारा पैसा जब्त कर लेता है। जिसके बाद इलेक्शन में अर्जुन रत्ना को 50 वोटों से हराकर अगला एमएलए बन जाता है। ये देखकर तो रत्ना एकदम हैरान था कि ये कैसे हो गया। वो अर्जुन से लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन पुलिस वाले उसे रोक लेते हैं और फिर अर्जुन एमएलए बनते ही सीधा रत्ना को जेल में डलवा देता है, इस आरोप में कि उसने एक एमएलए पर हाथ उठाने की जरूरत की। अब जेल में राजू के कहने पर सभी पुलिस वाले रत्ना का एनकाउंटर करने एक जगह लेकर आते हैं, लेकिन तभी माला अपने दोस्तों के साथ राजू पर चाकू रखते हुए इस एनकाउंटर को रोक देती है, जिससे रत्ना बच जाता है और जेल से बाहर आते ही वो अर्जुन के कई सारे गुंडों को मार डालता है। अब इस चीज से अर्जुन को काफी ज्यादा गुस्सा आता है, इसीलिए वो अपने गुंडों से कहकर रत्ना के घर पर पत्थरबाजी करवा देता है, जिसमें बड़ी मुश्किल से रत्ना बुज्जी और अपने बेटे को बचाता है। इसके बाद वो उन चारों लोगों से कहता है, अर्जुन तुम्हारा दोस्त है ना, उससे बात करके एक मीटिंग रखो, मैं ये झगड़ा खत्म करना चाहता हूँ। इसलिए वो चारों लोग अर्जुन को मीटिंग के बारे में बताते हैं, जिस पर अर्जुन मान जाता है।
अब मीटिंग में रत्ना अर्जुन से कहता है, देखो मैं तुमसे ये समझौता करने आया था कि हम आगे से लड़ाई नहीं करेंगे, लेकिन कल रात तुमने मेरी पत्नी और बच्चे पर पत्थर फेंकवाकर अच्छा नहीं किया, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। इतना कहकर वह अर्जुन के सर में सीधा चाकू घुसाकर उसकी जान ले लेता है। अब ये देखकर वो चारों लोग रत्ना से कहते हैं, ये बहुत गलत बात है, तुमने कहा था कि तुम सिर्फ बात करने जा रहे हो, लेकिन तुमने तो अर्जुन को मार ही डाला, हमें तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। पर रत्ना कहता है, अगर मैं तुम्हें इतना ही गलत लगता हूँ तो ठीक है, अब से मुझे किसी की जरूरत नहीं, मेरे साथ रहना है तो रहो, वरना तुम अपने रास्ते मैं अपने रास्ते। ये सुनकर वो चारों लोग अपने गांव आ जाते हैं, जहां अर्जुन का भाई रत्ना को मारने के लिए गांव वालों को जमा कर रहा था, पर जैसे तैसे वो चारों उसे रोक लेते हैं ताकि रत्ना को कुछ ना हो। अब रत्ना सोच में पड़ जाता है कि मैंने उन चारों को भगा दिया, कहीं वो मेरे ही खिलाफ होकर मुझे ना मार डाले, इसलिए वो माला के घर पर खाने के लिए उन चारों को दावत देता है और चुपके से उनके खाने में जहर मिला देता है ताकि वो चारों मर जाए। लेकिन खाने के दौरान जैसे ही वो लोग रत्ना को बताते हैं कि अर्जुन का भाई तुम्हें मारने वाला था लेकिन हमने उसे रोक लिया, तब रत्ना को एहसास होता है कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी, इसलिए वो तुरंत सभी को हॉस्पिटल ले जाता है, जहां सही टाइम पर आने की वजह से वो चारों बच जाते हैं। साथ ही उसी हॉस्पिटल में बुज्जी एक बेटी को भी जन्म देती है और अब रत्ना 2 बच्चों का बाप बन चुका था। अब उन चारों के बेटों को जब रत्ना की हरकत के बारे में पता चलता है, वो लोग उसकी जान लेने पर उतर आते हैं और जैसे ही रत्ना अपने परिवार के साथ घर जा रहा होता है, तभी वो लोग उसकी गाड़ी ठोक देते हैं, जिसमें बुज्जी घायल हो जाती है। रत्ना तुरंत अपने बच्चों को गाड़ी से बाहर निकालता है, जिसके बाद वो उन चारों के बेटों से लड़ना शुरू कर देता है और उन्हें मार मार कर उनकी हालत खराब कर देता है। लेकिन तब तक बुज्जी की हालत सीरियस हो चुकी थी। वो हॉस्पिटल में आते ही रत्ना से कहती है, तुम्हें मुझसे वादा करना होगा कि तुम हमारे बच्चों को अपने साथ नहीं रखोगे ताकि वो भी तुम्हारे जैसे गुंडे ना बन जाए। मैं अपने बच्चों का जीवन हर मोड़ पर खतरे में जाते हुए नहीं देख पाऊंगी। जिस पर ना चाहते हुए भी रत्ना उससे वादा कर लेता है और इतना कहकर वो अपना दम तोड़ देती है। अब रत्ना बुज्जी का अंतिम संस्कार करता है, जहां उसे एक और दुखद खबर का सामना करना पड़ता है कि उस हमले में उसके बेटे का भी देहांत हो गया, सिर्फ उसकी बेटी बची है। ये सुनकर रत्ना फूट फूट कर रोने लगता है और वादे के अनुसार वो अपनी बेटी को पालने की जिम्मेदारी माला को दे देता है ताकि वो उसकी अच्छी परवरिश कर सके। अब मूवी प्रेजेंट टाइम पर मुड़ जाती है, जहां वो लड़की रत्ना की डायरी पढ़ रही थी। वो लड़की और कोई नहीं बल्कि रत्ना की ही बेटी है, जिसे अब जाकर अपने पिता की सच्चाई का पता चलता है। इसलिए वो उनसे मिलने जेल में आती है, क्योंकि उस पर आरोप था कि उसने हमले में उन चारों के बेटों को मार दिया था। इतना ही नहीं, उसने रंगा और उसके ठिकाने पर भी धाबा बोलकर रंगा के साथ साथ उसके गुंडों को भी मौत के घाट उतार दिया। तब वहां वही चारों लोग आते हैं जो अपने बेटे की मृत्यु का बदला रत्ना से लेने आए थे और इसीलिए उन्होंने उसका नाम भी कलावा त्रिशूल पर बांधा था। पर तब वो सभी रत्ना और उसकी बेटी के बीच हुई बातों को सुनते हैं, जहां रत्ना की बेटी उससे कह रही होती है, आपने तो अपने चारों दोस्तों के बेटे को नहीं मारा था, उन्हें तो रंगा ने मारा था, तो आपने उनका भी आरोप खुद पर क्यों ले लिया? जिस पर रत्ना कहता है, मैं उनका जीवन बर्बाद नहीं करना चाहता था, मुझे तो वैसे भी आजीवन कारावास ही होती, कुछ और लोगों के आरोप खुद पर लेने से मुझे कोई परेशानी नहीं। अगर मैं उन्हें बता देता कि उनके बेटों को रंगा ने मारा है तो वो उसे मारकर खुद भी जेल जाते। मैं ये बिल्कुल नहीं चाहता था कि वो भी मेरी तरह परिवार से दूर जेल में रहे। ये सुनकर तो उन चारों को काफी बुरा लगता है कि उन्होंने रत्ना को गलत समझा, इसलिए वो अब जाकर अपने बेटों की अस्थियों को बहा देते हैं और उसी वक्त कसम खाते हैं कि वो भी आज के बाद कभी गलत काम नहीं करेंगे। और इसी मिक्स फीलिंग के साथ ये मूवी यही खत्म हो जाती है। दोस्तों, मूवी की कहानी थोड़ी सी लंबी थी, लेकिन डायरेक्टर ने पूरी कोशिश की है कि इसे इंटरेस्टिंग बनाए, जिसमें वो कुछ हद तक कामयाब भी रहे।